अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्लास 11 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल करने हैं। देखो एक वीडियो देख लो, इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आपको गिवन है वो सारे के सारे आज की वीडियो में हमारे कवर हो जाएंगे, जिसमें सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स भी हैं, वर्क एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल भी हैं, एंड ऑफ यूनिट चैप्टर के यूनिट के आखिर में जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो भी हैं। तो वीडियो ज़रूर अच्छी तरह से वॉच करना, यकीन मानो सारे डाउट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अभी तक ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो तो ज़रूर ऐड हो जाओ। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ग्रुप में गैस पेपर तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। याद रखना 3,000 रुपये फ़ीस है ग्रुप की पूरे साल के लिए, ठीक है, जिसमें गैस पेपर का सॉल्व, नोट्स, MCQs बुक्स, टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, यकीन मानो घर बैठ के कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इतना मटेरियल आपको कहीं भी 3,000 रुपये में पूरे साल के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर ऐड हो ताकि सारा मटेरियल आपको बर वक्त मिले। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी लिखवा रहा हूँ अपने पास कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ताकि जब पेपर आ जाए ना तो आपके पास इसका सलूशन अपने पास भी मौजूद हो। या वीडियो देख भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करो। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। अच्छा, द प्लेटर ऑफ द हार्ड ड्राइव। अच्छा ज़रा समझो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है वर्क एग्जाम्पल, तो इसको लिख लेते हैं वर्क एग्जाम्पल। अच्छा, नंबर कौन सा है? 1। 4.1 है, मैं जस्ट 1 लिखूंगा क्योंकि इसी चैप्टर के कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने बनानी डायग्राम, ताकि आपको समझ में आए हार्ड ड्राइव होती कैसे है। हार्ड ड्राइव इस तरह की होती है ना, इस तरह की एक रेक्टेंगल शेप होती है। अब कभी हार्ड ड्राइव के अंदर देखा नहीं होगा, लेकिन अगर देखूँ तो हार्ड ड्राइव के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ डिस्क लगी हुई होती हैं। क्या लगी हुई होती है? इस तरह की डिस्क। इस डिस्क के ऊपर ना डेटा स्टोर हो रहा होता है, यहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा होता है, सही है। अब डेटा को स्टोर और रीड कौन करता है? समझो यहाँ पर एक इस तरह का ना हाथ बना हुआ होता है, इस तरह का एक पॉइंटर बना हुआ होता है, जो कि इस हार्ड ड्राइव पे या तो डेटा को स्टोर कर रहा होता है या तो उससे डेटा को रीड कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपने अब याद रखनी है। अब तो हार्ड ड्राइव का दौर ख़त्म हो गया, अब तो SSD आने लग गई हैं, लेकिन पहले इसी वजह से वो बड़ी बड़ी होती थी और ख़राब भी बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, ऑफ अ कंप्यूटर रोटेट्स। अच्छा, ये जो आपके पास डिस्क लगी हुई है ये रोटेट करती है बेसिकली। अच्छा, अब इसकी स्पीड कितनी है? किस स्पीड से ये, मतलब क्या इसकी जो है वो RPM है, मतलब कितना जो है वो रोटेशन आती है पर मिनट में, ये देखते हैं गिवन डेटा टू फाइंड। अच्छा, तो इसकी जो रोटेशन आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 7300 RPM। देखो RPM का समझो, रोटेशन, P का मतलब पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर, समझो ज़रा बात, 1 मिनट के अंदर ये डिस्क 7,300 बार घूमेगी, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड से घूमती है। 1 मिनट में कितने राउंड सर्कल कंप्लीट करेगी? 7,300। जैसे देखो ये एक हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से 1 मिनट के अंदर 7,300 बार घूमेगी ये डिस्क, ठीक है। तो ये ही इसकी क्या कहलाएगी? यही इसकी फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, यही इसकी फ्रीक्वेंसी भी है। अच्छा, अमूमन हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस में करते हैं? वो हम सेकंड्स में करते हैं। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? 60 डिवाइड करा देंगे। 60 को डिवाइड कराने से ये मिनट से सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। इसको ज़रा डिवाइड करा दो। लाइव कैलकुलेशन में आपके सामने कर रहा हूँ, कैलकुलेटर ले लो। तो 730 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 121.66। अच्छा, 1 मिनट में 7,300 बार घूम रही है, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगी? 1 सेकंड में घूमेगी आपके पास 121 बार या 122 बार कह लो, ठीक है। अच्छा, इसको चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 7। अब मैंने आपको कहा था ना ये फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड से लिखने से अच्छा आप इसको लिख दो हर्ट्स। याद रखना, रेवोल्यूशन पर सेकंड आपके पास हर्ट्स के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी ही होती है।
तो यहाँ मैंने इसे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब मज़ीद फर्दर पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी मांग रहे हैं किसकी? इस डिस्क की। देखो डिस्क घूम रही है ना, घूमेगी तो भाई, देखो जब भी कोई चीज़ घूम रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से लिखते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है, ये आपने बताना है। अच्छा, इफ द रीडिंग हेड ऑफ द ड्राइव इज लोकेटेड। अच्छा, अब देखो रीडिंग हेड, अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रीडिंग हेड, ये इसको हेड बोलते हैं। देखो ये इस तरह का होता है बेसिकली। तो ये इतना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो वो कितना दिया हुआ है? 3 इसको हम आर लिख लेते हैं, तो 3.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द रोटेटिंग एक्सिस, इस रोटेटिंग एक्सिस से लेकर इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रोटेटिंग एक्सिस से लेकर इसका डिस्टेंस 3.1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट? लीनियर वेलोसिटी, अब देखो इधर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये घूम रहा है तो लीनियर वेलोसिटी भी होगी। देखो ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन पढ़ा है ना। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी भी पॉइंट के पास आएगी। तो ये भी आपने बतानी है, पढ़ते जाओ और बताते जाओ। अच्छा, अब ये बताओ, इफ़ अ सिंगल बिट रिक्वायर्ड्स। अब सिंगल बिट, अगर आपको एक बिट स्टोर करनी है तो आपको कितना मीटर चाहिए होगा? देखो बेसिकली ना, इसको समझो जरा। यहाँ इसके अंदर यहाँ डिस्टेंस है, तो इतने में एक बिट स्टोर हो रहा है, तो मुख्तलिफ डिस्टेंस बिट्स बनेंगे इसके अंदर। तो एक बिट कितने पे आ रहा है? साइज ऑफ बिट कितना आ रहा है? यानी इतने साइज में एक बिट स्टोर हो जाएगा। साइज ऑफ बिट तो वो आ रहा है 0.55 माइक्रोमीटर। यानी देखो इतना डिस्टेंस होगा ना, 0.55 माइक्रोमीटर, तो एक बिट डेटा स्टोर हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते रहो तो मुख्तलिफ बिट्स स्टोर होते रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि देखो इतने से डिस्टेंस में डेटा एक बिट स्टोर होता है। अच्छा, आगे अब देखो क्या कह रहे हैं। लेंथ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाउ मैनी बिट्स पर सेकेंड कैन द राइटिंग हेड राइट देम। अच्छा, वो यही पूछ रहे हैं कि कितने बिट आएंगे पर सेकेंड में, आपने ये बताना है कितने बिट आएंगे, बिट पर सेकेंड बताना है। देखो अभी आपको बिट्स दिए हुए ना, सब सिंपल, आपने बिट्स पर सेकेंड बताना है, बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, बिट्स पर सेकेंड। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाले कंप्यूटर वाले बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बिट्स वगैरह सब बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है। फर्स्ट ईयर वालों के कहाँ इतना अच्छा इन्होंने पढ़ रखा होगा। चलो, ये सारा डेटा हमें निकल कर आ गया। अब सोल्यूशन करते हैं। देखो इसका डेटा ज़्यादा था तो सोल्यूशन भी थोड़ा बड़ा होगा। अच्छा देखो, अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, है ना। तो बस पुट कर दो, ओमेगा आ गया, 2 आ गया, पाई सबको पता है 3.142 है, और f कितना है 1.7। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, जस्ट अब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 121.7। अच्छा, पाई को ज़रा इस तरह रख लेते हैं 3.142। तो आपके पास आ रहा है 764.76। ये तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है, हम सबको पता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब हमारे को क्या निकालना है? अब हमको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। लीनियर वेलोसिटी के लिए तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर कितना दिया हुआ है? आर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू 3.1 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.031 मीटर, सही है। तो 0.031 आ गया, और ऊपर बस उठा लो 764.7570, तो ये भी आ जाएगा। इसको भी ज़रा कैलकुलेट कर लो, 0.031 मल्टीप्लाई 764.70, तो 23.70 मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर वेलोसिटी निकल कर आ गई आपकी, ठीक है, सही, बिल्कुल सही आई है। अच्छा, अब हमने क्या निकालना था? बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिट्स पर सेकंड के लिए फॉर्मूला देख लो कि बिट्स पर सेकंड कैसे निकलेंगे। बिट्स पर सेकंड का फॉर्मूला देख लो,
कि जो आपकी वेलोसिटी आई है उसको आप डिवाइड करा दो बिट से, साइज ऑफ बिट से, साइज ऑफ बिट। देखो अगर जो आपकी वेलोसिटी आ रही है उसको आप डिवाइड करा दोगे साइज ऑफ बिट से, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड में कितने बिट्स आ रहे हैं ये पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये आ रहा है बिट्स पर सेकंड, तो 23.7 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो इसके साथ ना माइक्रो भी मौजूद था, माइक्रो, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.55 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। माइक्रो आपको पता है ना -6 के बराबर होता है, तो ये आ गए आपके बिट्स पर सेकंड। चलो डिवाइड करा लो, तो 23.7 डिवाइडेड बाय 0.55 एक्सपोनेंट -7, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 4.30 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सही है। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, नहीं नहीं सही है। एक मिनट ज़रा जस्ट मैं वेरिफिकेशन ले कर लूँ। अच्छा सॉरी गलती हो गई, मैंने 7 लगा दिया था, ये 7 आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 7। अगर एक पॉइंट को यहाँ मूव करा लोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट आपने डेटा समझना था और डायग्राम समझनी थी। अगर दो चीज़ आपने समझ ली तो आपका पूरा न्यूमेरिकल ईजी हो गया। अच्छा अब फर्दर करते हैं। देखो इसमें न्यूमेरिकल थोड़े बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो आपको बस समझ समझ के करना होगा। अब ये एक न्यूमेरिकल कितनी देर में हुआ? 12 मिनट में। तो इसी तरह हमारे पास पता है कितने न्यूमेरिकल है? हमारे पास 18 न्यूमेरिकल है, लेकिन कुछ छोटे भी हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे, जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल। अब पूरा पूरा वर्क एग्जाम्पल लिखने से अच्छा लिख देते हैं WE, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अच्छा अब देखते हैं ज़रा क्या कौन सा दिया हुआ है। अब मोटरसाइकिल व्हील, देखो समझो मोटरसाइकिल है, उसका व्हील ले लेते हैं। ये मोटरसाइकिल का व्हील आ गया आपके पास, इस तरह का व्हील होता है, ठीक है आपके पास, आपने देखा होगा। टन्स, टन्स का मतलब क्या है? घूमा। कितनी बार घूमा? 3620 बार। देखो तो ये टन्स का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है घूमना, यहां पर वो वाली रेवोल्यूशन नहीं है, रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 3620 हो गई। ठीक है, यानी 3620 बार घूमा है ये। देखो यहां से चला था, यहां से व्हील, इस पॉइंट को समझो, ये पूरा व्हील हो गया। जब ये वाला पॉइंट दोबारा से घूमकर यहां आ जाए तो एक रेवोल्यूशन। इसी तरह से 3620 बार ये पॉइंट यूं यूं घूमता रहा। व्हील घूमना देखा है ना आपने, बस वही बता रहा है। अब इसी को अगर मैं टाइम से डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सही है। व्हील बीइंग राइडन ऑफ, अच्छा अब वाइल बीइंग राइडन ऑफ यानी कितने टाइम में घूमा है ये। देखो अगर आप 6 मिनट 6.50 मिनट्स तक गाड़ी चलाओगे तो आपका व्हील इतनी बार घूमा। समझ में आ रही बात? तो टाइम कितना हो गया? T = 6.5 मिनट। याद रखना यूनिट बहुत ज़रूरी है, वरना तो कोई भी आंसर आपका सही नहीं आना। अच्छा अब अगर मैं इनको डिवाइड करा दूं आपस में तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही चीज़ इन्होंने मांगी है। व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, सॉरी एंगुलर स्पीड मांग रहा है। हाँ तो कोई मसला नहीं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो उसे। ठीक है, अच्छा ये गिवन डेटा हो गया आपका और ये 2 फाइंड हो गया। अब एक बात याद रखना, उन्होंने जो आंसर मांगा है ना आपसे, वो रेवोल्यूशन पर मिनट में मांगा है, यानी आपने मिनट को सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना। ठीक है, कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने मिनट में रखा हुआ है तो इसलिए मैं मिनट में रखूंगा। तो इसी को कहते हैं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट्स। फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 3620 डिवाइडेड बाय 6.5। आंसर निकाल के बैठ जाओ। 3620 डिवाइडेड बाय 6.5, तो 556.90 रेवोल्यूशन पर मिनट आएगा। यानी एक मिनट में कितनी बार घुमा होगा? एक मिनट में घुमा होगा 556 टाइम। ठीक है, यहाँ 557 भी कर लो क्योंकि ये
9 आ रहा है ना, 9 को अगर राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। राउंड ऑफ टेक्निक बहुत सिंपल सी है, लगा लिया करो, पूछो मत किया करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। देखो समझो, अब हमारा वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 है। समझो एक गाड़ी है आपकी, ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रही है, एक राउंड ट्रैक पे मूव कर रही है या सर्कल में मूव कर रही है, जो बेहतर अल्फाज समझो बच्चों ले लो। वो इस राउंड ट्रैक के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। आपने मुझे बता दो मेरी भाइयों बहनों, एंगुलर स्पीड और सॉरी सेंटीपिटल स्पीड, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स बता दो, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं कर रहा ना, मैं करना भी नहीं चाहता कोई परेशानी वाली बात। तो आपको पता है जब गाड़ी सर्कल में होगी तो उसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स होगी, जो उसे सर्कल के अंदर रखने की कोशिश करेगी या सेंटर की तरफ रखने की कोशिश करेगी। गिवन डेटा लिखो और टू फाइंड लिखो। अच्छा, तो कुछ डेटा आपको गिवन भी होगा। मास ऑफ द कार कितना है, कार का मास यानी ये जो गाड़ी है इसका मास कितना है, इसे हम m कॉल करते हैं। 300 kg का मास है आपके पास इस गाड़ी में, यानी अच्छा कर्व ऑफ अ रेडियस। अब इसका रेडियस कितना है आपके पास कर्व का, ये जो कर्व बना हुआ है इसका रेडियस कितना है। यानी देखो सर्कल भी तो एक कर्व से ही बनता है ना, कर्व ना हो तो सर्कल बनेगा क्या, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी फिर तो ये भी आपको दिया हुआ इन्होंने 500 मीटर का। अच्छा, स्पीड भी है गाड़ी के पास जो कि है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी इतनी स्पीड से चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। अच्छा, अब मैं 100 किलोमीटर रख के कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर जो है वो मीटर पर सेकंड में रख के कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमने ये 9 क्लास में पढ़ा था कि 100 को क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, डिवाइड करा दो 3600 से, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ रहा है 27.77 मीटर पर सेकेंड। देखो जब भी किलोमीटर आर को मीटर पर सेकेंड में ले जाना हो तो मल्टीप्लाई करा दो 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, डिवाइड करा दो 3600 से, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इसका लॉजिक भी आपको पता होगा आई होप, ठीक है। अब तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कि हमें चाहिए हो, सिंपल है, निकाल लो v²/r, इसका जो है वो फॉर्मूला होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का। तो AC बताना है हमें यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, FC बताना है यानी सेंटीपिटल फोर्स। सोल्यूशन AC v²/r AC, तो 27.77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है 500, तो 27.77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, तो 1.542 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। क्लैरिटी, अब इसी से फोर्स भी निकाल लो, F = m AC, तो m क्या है 300 और AC क्या आया 1.542, थोड़ा सा मैं छोटा करके लिख रहा हूँ तो ताकि इसी में पूरा आ जाए। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.542, तो 462.6 न्यूटन। दिस इज आवर फाइनल वन बच्चों, ठीक है भाइयों बहनों। हाँ सही है, वाला भी सही है, सब सही आया भाई, सही करोगे तो सही आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी चीज़ें तो क्लियर हो जाएगी। सोल्यूशन तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं करा इसलिए रहा हूँ ताकि फिर हम आगे भी क्वांटिटी निकालते हैं तो उसके लिए भी आसान हो जाता है। असल है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, न्यूमेरिकल की वर्डिंग निकलवाना ताकि आपको बात समझ आ जाए। इसके बाद इंशाल्लाह मैथ होगी हमारी, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2025 के लिए, 2026 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो नाउ मूव फर्दर। अब हम अपने करेंगे वर्क एग्जाम्पल नंबर 4, तो नहीं अभी हमने 3 किया है, 4 करेंगे। अच्छा ये भी आसान सा है लेकिन बस जस्ट वर्डिंग थोड़ी सी बड़ी है इसके अंदर। देखो
वर्क एग्जाम्पल नंबर 4.4 कर्व ऑन सम टेस्ट ट्रैक एंड रेस कोर्सेस। देखो भाइयों, मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पर अगर गाड़ी बहुत स्पीड में आएगी और टर्न करेगी तो क्या होगा, टर्न करने की वजह से गाड़ी स्लिप हो जाएगी। समझो गाड़ी की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। अब अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी आई और उसने टर्न लेने की कोशिश की तो वो पूरी उलट पलट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी पे इनर्शिया है वो उसे स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगा, और गाड़ी का खुद का जो स्टीयरिंग है जब वो घूमेगा तो इनर्शिया एक तरफ खींचेगा और गाड़ी का इंजन दूसरी तरफ, जिससे गाड़ी पलट जाएगी। सही है, बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम इस कर्व को कुछ एंगल पे बना लेते हैं, इसका कुछ एंगल रख लेते हैं, कुछ एंगल रख लेते हैं। तो एंगल पे रखने से देखो, आप यूं आए सीधे तो फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैंने कर्व बना दिया और आप घूमे, मैंने यूं कर्व कर दिया, रोड को यूं मुड़ा दिया और इस तरह से आप घूमोगे तो इस तरह से क्या होगा, आपको फ्रिक्शन अच्छी मिलेगी और आपकी गाड़ी जो है वो फिसलेगी नहीं। आपने देखा होगा ना, जब भी कर्व होते हैं वो यूं स्ट्रेट नहीं बने हुए होते, वो यूं टेढ़े बने हुए होते हैं कर्व। मैं इसमें दिखाता हूँ डायग्राम में। देखो, ये यूं कर्व बनाया जाता है, रोड को यूं कर्व बनाया जाता है, यूं एंगल पे बनाया जाता है, उठा दिया जाता है थोड़ा सा। ये किस लिए किया जाता है? ताकि आपकी गाड़ी फिसले नहीं, सीधी तरीके से चली जाए। यही बात यहाँ पर वो कह रहा है। ठीक है, कर्व का वर्ड तो ये आपको बस समझना है, समझ लिया तो फिर बात क्लियर है। अच्छा, M1, अगर मैं M1 गलत नहीं हूँ तो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक एक मोटरवे बनी हुई है, यानी बहुत अच्छा सा रोड बना हुआ है। हाईवे कह लो, जिसे आप हाईवे कहते हो, हाईवे से अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि कराची वालों ने बहुत कम ही मोटरवे देखी है। अगर आप ज़्यादातर इस्लामाबाद वगैरह, लाहौर, पंजाब वगैरह जाओ तो वहाँ मोटरवेज हैं, यहाँ तो नहीं है शायद मोटरवे वगैरह। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रोड पे गड्ढे होते हैं, और शायद ये वाली मोटरवे भी है हमारे पास, हैदराबाद से M9 कहते हैं इसे। ठीक है, तो जिस पर आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हो, 110 नहीं 100 किलोमीटर चलाते हो या 120, ऐसी कोई स्पीड होती है। 100 किलोमीटर तो होती है मुझे जहाँ तक याद है। अच्छा, देखो लिखा हुआ है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, ठीक है, समझ लो हाईवे वाला रूट, और इस पर गाड़ी बहुत तेज़ चलाई जाती है। वेरी स्लिपरी बैंक। अच्छा, अब भाई देखो, रोड हमेशा सीधा तो नहीं रहता, कर्व भी तो आता है ना, क्या सीधा सीधा ही चलता रहेगा रोड बिल्कुल? तो अब कर्व आएगा और गाड़ी तेज़ है तो वो तो फिसल जाएगी। तो इसीलिए रोड को एंगल पे बना दिया जाता है, कर्व कर दिया जाता है। रोड को यूं सीधा बनाने के बजाय यूं कर देते हैं ताकि गाड़ी फिसले ना। ठीक है, द बैंकिंग विद द सपोर्ट ऑफ टायर फ्रिक्शन। देखो क्यों कर्व बनाया वो लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पर, कि गाड़ी को स्लिप ना हो। अच्छा, अब हमें ये दे दिया है कि रेडियस कितना है, इस कर्व का रेडियस कितना है, गिवन डेटा देख लो। क्योंकि देखो इसमें वर्डिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, तो जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिए। तो रेडियस कितना दे दिया, कितने पे कर्व किया हुआ इन्होंने, ये आपको दे दिया है 100 मीटर पे किया हुआ है। ठीक है, और कितना एंगल बनाया है कर्व। देखो ये एक तो सीधा रूट था, लेकिन इन्होंने इसे कर्व कर दिया, तो एंगल कितना दे दिया, एंगल आपको दे दिया इन्होंने 30 डिग्री पे कर्व कर दिया, यानी सीधा बनाने के बजाय यूँ थोड़ा सा मोड़ दिया रोड को ताकि गाड़ी फिसले ना। अच्छा, अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से आओगे कि आपकी गाड़ी फिसलेगी नहीं, ये आपने बताना है। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, शुड बी ड्राइवन इफ द रोड वर फ्रिक्शनल लेस। तो और रोड फ्रिक्शनल लेस है, ये याद रखना, अभी फ्रिक्शनल लेस है, अभी फ्रिक्शन नहीं है इस पर। ठीक है, तो चलो वी बताना है, सोल्यूशन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देखो सब कुछ आपके पास मौजूद है, जस्ट आपको सोल्यूशन करना है। तो वी जी tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सही है। अब मुझे स्क्वायर तो नहीं चाहिए, वी पर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वी कितना, सॉरी आर है, ये आर कितना था 100 और 9.8 और tan 30, सबको एक साथ रख के कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा।
तो 100 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10 30 तो 23.78 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से आओगे ना तो गाड़ी फिसलेगी नहीं, इससे ज़्यादा गए तो गाड़ी फिसल जाएगी। ठीक है, सही है, बिल्कुल। राउंड ऑफ कर दोगे ना तो ये 8 आगे चला जाएगा। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करते हैं 4.5। देखो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 हो गई। सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, 4.5 की जरूरत नहीं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड ऑफ, देखो ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, सही है। समझो इस ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन मौजूद है, एक स्पेस स्टेशन मौजूद है। अब ये क्यों जाता है ऑर्बिट में? ताकि डेटा लेकर अर्थ पे भेज सके और हम उस डेटा की मदद से मुख्तलिफ काम कर सकें। तो डेटा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब कितने डिस्टेंस पर ये है अर्थ से? अर्थ से ये है 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा, तो कितना डिस्टेंस दे दिया? ये आ रह गया है 400 किलो को जो है ना ऐसे लिख लो 10 की पावर 3, ये मीटर हो जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। व्हाट इज द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी? आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो वो सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ लगाकर इजीली इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक मिनट ज़रा रुको, एक चीज़ शायद हमसे मिस्टेक हो रही है। द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, एक मज़े की बात देखो, ये एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। ये सरफेस ऑफ अर्थ से लिया गया डिस्टेंस, समझ रहे हो? नहीं समझ आया होगा बात। देखो स्पेस स्टेशन कितना दूर है, उसका डिस्टेंस निकाला गया है अर्थ के सरफेस से लेकर उस ऑर्बिट तक, ठीक है। इतना डिस्टेंस तो मिसिंग है, ये वाला डिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझे ना? अभी मैंने क्या बना दिया था, मैंने यहाँ तक बना दिया था। बज़ाहिर तो कोई बहुत बड़ी गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो अर्थ के सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक का दिया हुआ है, जबकि डिस्टेंस आपने लेना है अर्थ के सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक का। तो आपको ये वाला आर ऐड करना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो कि सेंटर से लेकर सरफेस तक होता है, उसे आपने ऐड करना पड़ेगा। बात समझो, आपने डिस्टेंस लेना है सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक का, जो कि ये है, सही। आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक का दिया हुआ है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कैसे लोगे? जो सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस है उसको ऐड कर दोगे सरफेस से लेके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस का, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। इसे हम ऐसे कैपिटल आर लिख लेते हैं। तो ये वाला जो आर ई होता है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 63840 और प्लस ये आ रहा है आपका, इसको लिख लो। तो इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो 6380000 प्लस, तो ये आ रहा है आपके पास 68678 टाइम 0, ठीक है। ये मीटर में लिया गया है क्योंकि किलोमीटर को मैंने यहाँ लगा दिया था। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब v पता कर लेते हैं। v इज इक्वल टू होल रेडिकल, फॉर्मूला है Gm/r। वो तो मास ऑफ अर्थ है ना, वो तो सब बच्चों को पता है। 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर नहीं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी सब बच्चों को पता है, जो कि होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, ठीक है। इसके अंदर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मास ऑफ अर्थ। देखो ये मास ऑफ अर्थ है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और
6870000, ये जो आर की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी। अब इसको ज़रा आंसर कर दो। तो 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6870000। तो ये आ रही है 7634.099 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल। और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही आई है। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, उसके फ़र्क आने की मैं वजह बता देता हूँ। 5.89। इन्होंने जो मास ऑफ अर्थ लिया है ना, वो ये नहीं लिया है, मैंने ये लिया है। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अगर आप मास ऑफ अर्थ ये लोगे ना 5.98 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7621। तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर आपका आंसर चेक कर लेगा, उसे पता है कि चार डिजिट में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब अगला करते हैं। अब हमारा 6 है, 7 हमने करने टोटल। 7 वो तो आसान है बहुत। चलो अगला करते हैं। तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 6। अब बास्केटबॉल स्पिनिंग ऑन अ फिंगर। देखो, आपने देखा है वो बास्केटबॉल जो खेलते हैं वो यूं उछाल के बास्केटबॉल को अपनी उंगली पे घुमा रहे होते हैं। ये उसी का जिक्र कर रहे हैं। समझो ये उंगली है, सिर्फ एक उंगली बना दी, इस पे बास्केटबॉल को यूं घुमाया जा रहा है। अब आपको पता है उंगली पे घूमेगी तो गिरेगी नहीं, हाँ अगर टेक्निक आती हो, वरना तो ये भी गिर जाएगी। ठीक है, एथलीट कर रहा है ये काम, हम तो नॉर्मल नहीं कर पाते, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये जो बास्केटबॉल घूम रही है ये एंगुलर वेलोसिटी होगी इसके पास, है ना। तो गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड। एंगुलर वेलोसिटी कह लो, जो कि ओमेगा होती है आपकी, जो कि है 120 रेडियन पर सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो रेजिस्ट, जो कि आपको क्या करती है, कोशिश करती है कि बॉल घूमती रहे, रेजिस्ट लाती है मोशन के अंदर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को, बल्कि बॉल को कोशिश करती है कि बॉल आपकी घूमती रहे, रेजिस्टेंस ना मिले उसे। वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस। अच्छा, अब वेट कितना है, यानी मास दिया हुआ बेसिकली इस बॉल का मास दिया हुआ 0.60 kg। ठीक है, एंड रेडियस इसका जो दिया हुआ है वो r दिया हुआ है, बॉल का रेडियस दिया हुआ है 0.120। देखो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0 मीटर। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बास्केटबॉल। एंगुलर मोमेंटम आपने बताना, एल की वैल्यू बतानी है। सोल्यूशन देखो, फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई और ओमेगा, आई ओमेगा। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान का रिलेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस बॉडी की शेप के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर ये शेप सर्कुलर है तो कोई और फॉर्मूला आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से आता है, इसका फॉर्मूला शेप के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो फॉर्मूला कोई और आएगा, अगर आपके पास शेप सर्कुलर है तो फॉर्मूला कोई और आएगा। इस तरह से फॉर्मूला चेंज होता रहता है। तो ये जो अभी मैं आई का फॉर्मूला लिखूंगा ये फिक्स नहीं है, हर जगह ये वाला आई पुट नहीं करना, शेप पे डिपेंड करेगा आपके पास। तो यहाँ पर सर्कुलर शेप है तो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा आई का, 2/3 mr² ओमेगा। ठीक है, ये आपका जो है वो सिंपल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा अब तो आपके पास सब कुछ गिवन है, अब आप पुट करके आंसर निकाल लो। L इज इक्वल टू, तो 2/3 एज इट इज आ गया। अब m की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं, जो कि ये दी हुई 0.60, और मास और रेडियस आपको दिया हुआ है 0.1200 का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जगह नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी मिलके यहीं आ जाएगा 120। ठीक है, तो अब L निकाल लो सिंपल अपना।
डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया करो, लंबे लंबे पार्ट ना बनाया करो वरना फिर आंसर गलत आ जाता है। तो 0.96912, ठीक है, और यूनिट जो होगा वो केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है। हाँ बिल्कुल सही है, समझ आ गई बात, कोई मुश्किल तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ये फॉर्मूला सर्कुलर के लिए है, शेप बदलता रहेगा, ये फॉर्मूला बदलता रहेगा, मतलब आई बदलता रहेगा, आई ओमेगा तो सेम रहेगा लेकिन आई बदलता रहेगा। अच्छा अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं, ये आसान है, डायग्राम से समझना पड़ेगा, डेटा डेटा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ, डायग्राम समझ लेते हैं, और 2 फाइंड। देखो ये बाजू नजर आ रहा है किसी का आपको, समझो ये जिम में जाने वाले का बाजू है, फोर्स पता चल गई आपको कितनी है 700, और एंगल आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ज़रा एंगल को वाजे कर दूं, एंगल आपको कितना नज़र आ रहा है 30, सही है। अब मैं ज़रा इसको क्लियर करता हूँ कि ये क्या रहा है, इसको ज़रा अपने दिमाग में रखना, कॉपी बुक है तो बुक में खोल लो। देखो ये मेरा हाथ है, जब मैं अपने हाथ को बाइसेप को ऐसे करूँगा, यानी बाइसेप को जोर दूंगा, तो बाइसेप को जब मैं जोर दे रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना। देखो ये मूवमेंट आर्म आ गया, जो कि आपको कितना दिया हुआ है मूवमेंट आर्म, देखो यहाँ लिखा हुआ है द बाइसेप मसल्स एक्सर्ट अ वर्टिकल फोर्स, बाइसेप मसल एक्सर्ट कर रहा है वर्टिकल फोर्स लोअर आर्म पे, बैंड एज शो इन द फिगर, बाकी शो फिगर में दिया हुआ है। ईच केस कैलकुलेट द टॉर्क, टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू द एल्बो ज्वाइंट अज्यूमिंग द मसल्स, और आपको मोमेंट आर्म कितना दे दिया, मोमेंट आर्म आपको दे दिया है इन्होंने, बल्कि मोमेंट आर्म मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं, इसको मोमेंट आर्म कह रहे हैं, नहीं बल्कि इसी को कहेंगे, मोमेंट आर्म आपको दे दिया इन्होंने 5 सेंटीमीटर का, यानी आर की वैल्यू कह लो 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तो रखना नहीं है, मीटर में रखना होता है, तो 0.05 मीटर आ गया, ठीक है। अब फोर्स हमें मिल गई थी 700 न्यूटन की, और एंगल मैंने आपको बता दिया था 30 डिग्री का है। तो अब आपने क्या करना है, आपने टॉर्क बताना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आता है ना, लेकिन 90 का एंगल नहीं है तो कैसे लिखोगे, आर एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब ज़रा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आर कितना है 0.05, 700 और साइन 30, तो टॉर्क कितना आ गया 0.0, एक मिनट, 05 मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई साइन, सॉरी साइन 30, तो ये आ रहा है 17.5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर, ठीक है, समझ गया। अच्छा 60 है, सॉरी एंगल 30 नहीं है, एंगल 60 रखना है, नीचे वाला एंगल रखना है, मैंने ऊपर वाला एंगल रख लिया है, चलो कोई मसला नहीं है। तो अगर एंगल को डबल करोगे तो देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, एंगल यहाँ 60 रखना है, 30 नहीं रखना, 30 आएगा आंसर, 30। मैंने एंगल नीचे वाला रख लिया, एंगल ऊपर वाला रखना था, बल्कि मैंने ऊपर वाला रख लिया, नीचे वाला रखना था। देखो एंगल मैंने ऊपर वाला रख लिया था जबकि नीचे वाला रखना था, हो जाता है, मसला नहीं। चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि हमारे पास कहाँ से आएंगे, जो कि हमारे पास आएंगे हमारे एंड ऑफ यूनिट। 11 दिए हैं, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल दिए हैं इसमें आपको, मगर कुछ छोटे भी हैं कुछ लेंदी भी हैं, तो जितना हो सके टाइम देकर आपको मैं ये सारे न्यूमेरिकल आज ही डन करूँगा इंशाल्लाह। चलो अब ब्लू पेन से शुरू करते हैं काम, थोड़ा सा साफ सुथरा काम होगा। अच्छा
एक मिनट ज़रा मैं खोल लूँ पेजेस। चलो आ गया। अब ज़रा समझ समझ के करना, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल, मैं सिर्फ एन लिखूंगा लेकिन अभी पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि पहला है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1, अ कार मैकेनिक अप्लाई अ फोर्स। देखो भाई, एक कार मैकेनिक है, दिमाग में आ गया होगा आपके कार मैकेनिक क्या होता है। वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने की, व्रिंच के ऊपर। देखो समझो व्रिंच आपके पास एक पाना है, अब इस पाने को घुमाना है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, बगैर फोर्स के तो पाना घूमने से रहा। ठीक है, आप इस पानी से कर क्या रहे होगे, बेसिकली कोई नट टाइट कर रहे होगे, है ना। अच्छा, तो कितनी फोर्स लगा रहा है वो समझ लो, ऊपर की तरफ लगा रहा है या नीचे की तरफ लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में चाहो लगा सकते हो। फोर्स कितनी लगा रहा है, गिवन डेटा, फोर्स यहाँ लगेगी, ठीक है, 2 तो फोर्स जो वो भाई साहब लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 800 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ लूजिंग अ बोल्ट। इस बोल्ट को लूज करना चाह रहे हैं, तो अब आप वो समझ जाओ, लूज करने के लिए ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी या नीचे। ठीक है, ही अप्लाइज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर, जो फोर्स लग रही है वो परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर है, इस पाने के परपेंडिकुलर है, लेकिन मूवमेंट आर्म के भी तो परपेंडिकुलर है ना। देखो मूवमेंट आर्म यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बनेगा ना, तो मूवमेंट आर्म के भी परपेंडिकुलर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट एंड मैकेनिक हैंड, बोल्ट से लेकर मैकेनिक के हाथ तक का डिस्टेंस है मूवमेंट आर्म, ये आर्म है। ठीक है, ये आर कहलाता है, जो कि है 0.40 मीटर का। देखो दोनों मूवमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एंगल 90 का आएगा। ठीक है, निकालनी क्या होगी, टॉर्क निकालनी होगी। जब डेटा से भी समझ में आ रही है बात, तो टॉर्क क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। टॉर्क क्या करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को पैदा कर देता है। तो एफ आर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन थीटा, ये आपको पता है कैसे आया। एफ कितना गिवन है, 800, आर कितना गिवन है 0.40, और साइन 90 तो 1 होता है ना, तो बस जस्ट इन दोनों को कर लो। ये कुछ 400 से नीचे चला जाएगा, 320 न्यूटन। कभी कभार ऐसे जैकपॉट न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं जो जस्ट एक एक वर्ड में आंसर आ जाता है हमारे, लेकिन ये ऐसे एक दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, टेंशन पर खुश नहीं होना ज़्यादा। अच्छा अब आओ, अब देखो बड़ा वाला न्यूमेरिकल है, ये समझाना पड़ेगा मुझे आपको। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ स्पीड। देखो भाइयों, समझो एक सर्कल बना लो, ठीक है, ये आपके पास एक गाड़ी है, ये मैंने लैंड क्रूजर बना दी है। अब ये गाड़ी सर्कल के अंदर मूव करेगी, सही है। अभी जरा मैंने सर्कल क्यों बनाया, जरा समझना। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी शुरू किससे हुई है, रेस्ट से शुरू हुई है, तो यानी वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। देखो अभी मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, देखो सर्कल में आपको ये बात पता है, सर्कल में लीनियर भी होती है और साथ ही साथ एंगुलर भी होती है। ठीक है, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और 2 फाइंड लिख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी इनिशियल 0, क्योंकि रेस्ट से गाड़ी शुरू हुई, फिर वी एफ होगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी जो कि कितनी आ रही है 22 मीटर पर सेकेंड। इन 9 सेकेंड लगे इसको इतना करने में, 22 मीटर पर सेकंड तक जाने में वेलोसिटी को 9 सेकंड लग रहा है, काफ़ी तेज़ एक्सेलरेट हो गई है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर तो सर्कल का ही होता है ना भाई, तो ये डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर को हाफ कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा। डी दे दिया आपको इन्होंने 58 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तो मुझे पसंद ही नहीं है, मीटर ही में रखूँगा। तो 5.8, 0.58 मीटर, 2 से डिवाइड करा दूंगा तो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो 0.58 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.29 मीटर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया ताकि समझ में आ जाए।
अच्छा, अब आगे कह रहे हैं द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन। अच्छा, एक मिनट रुको जरा यार, ये इफ द डायमीटर ऑफ अ सॉरी 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 एक मिनट रुको। ये जो डायमीटर दिया हुआ है ना, ये सर्कल का नहीं दिया हुआ, ये डायमीटर बेसिकली टायर का दिया हुआ है, मैंने सर्कल का कह दिया है, ये गलत है। इस वर्ड को ठीक करो, समझ लो ये टायर है फिर ठीक है, समझ लो ये गाड़ी का टायर है फिर ठीक है, लेकिन ये डायमीटर टायर का नहीं दिया, सर्कल का नहीं दिया हुआ था, ये डायमीटर बेसिकली इस टायर का दिया हुआ था, मैंने सर्कल का बोल दिया, ये गलत है। फिर कह रहा हूं ये गलती है कि मैंने डायमीटर जो है वो टायर का सर्कल का कह दिया है, टायर का डायमीटर दिया हुआ है, सर्कल का डायमीटर नहीं दिया हुआ। मतलब अगर समझ लो ये एक तरह से ठीक हो जाएगा अगर मैं ये कह दूं कि ये जो सर्कल है ये टायर है, फिर ठीक है, लेकिन ये डायमीटर इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा डायमीटर देखकर कंफ्यूज हो रहा था कि ये बहुत कम क्यों है, अब समझ में आया कि वो टायर का है, एक वर्ड मिस हो गया। देखो जस्ट एक टायर का वर्ड मिस हो गया तो मैंने डायमीटर ऊपर वाला ले लिया। अब देखो जब ये टायर घूम रहा है तो भी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी होगी, तो पूरी तरह से न्यूमेरिकल पढ़ोगे जब भी बात समझ आएगी। चलो मैं इसको रोक नहीं रहा, मैं यहीं पे करेक्शन डाल रहा हूँ, आपको मैं उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी मेरी, क्योंकि मुझसे ये मिस्टेक हुई तो इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया यहाँ पे फौरन। अच्छा, अब ये टायर कितनी बार घूमा, रेवोल्यूशन कितनी ली, ये आपने बतानी है, ठीक है। कोई स्लिप नहीं हो रहा, यानी टायर स्लिप नहीं हो रहा, सिंपल घूमे जा रहा है, तो आपको n कह दो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ अ टायर, टायर की ही रोटेशनल स्पीड आपने बतानी है पर सेकंड के हिसाब से, यानी एंगुलर वेलोसिटी मांग रहा है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो। सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब ज़रा यार बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि किस तरह से हम जो है वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, अपनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के टायर घूमा कितनी बार। देखो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना मूव हुआ, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम मज़ीद चीज़ों को जो है वो करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ए गिवन था, नहीं ए निकालना पड़ेगा, पहले ए निकालते हैं, सही है, पहले हम ए निकालते हैं क्योंकि ए गिवन नहीं है, फॉर ए, यहाँ ए गिवन नहीं है, देखो ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकाल जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैं अक्सर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही बात है बस वो सेट हुआ हुआ है। तो वी एफ कितना है 22 इक्वल टू 0 प्लस ए और ये 9, तो ए इज इक्वल टू 22 अपॉन 9, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 9, तो 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, एस इज इक्वल टू वी आई 0 है, इनिशियली 0 चला था, टी प्लस 1/2, ए कितना है 2.44 और टी कितना है 9 का स्क्वायर, एस निकाल लेते हैं। देखो ये चीज़ तो पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको तो ऐसे ही ख़त्म कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो जस्ट, तो 0.5 मल्टीप्लाई 2.44 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर, तो 99 लिख लेते हैं, 99 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस टायर ने, 99 मीटर। देखो ये टायर ही घूम रहा है ना। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि टायर जो है वो 99 मीटर घूमा। देखो समझो टायर को ना फ्लैट कर दो, ये टायर था, इस टायर को मैंने बीच में से काटा, वो इस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से काटा 1 मीटर हो गया, इस तरह काटा 2 मीटर हो गया, इस तरह करा 3, इस तरह करा 4, 1 2 3 4, यानी रेवोल्यूशन कितनी हुई, 4 रेवोल्यूशन हुई। नहीं समझ आई होगी बात, चलो समझो ये आपके पास टायर था, है ना, ये टायर घूम रहा है ना, देखो समझो ये पॉइंट है, तो ये टायर यूं घूम रहा है, ये घूम कर ये पॉइंट दोबारा इधर आ जाएगा, है ना, सही है। अब मैंने इस टायर को यहां से काट दिया बीच में से, ये ऐसे हो गया, यानी अगर 1 मीटर है इसका मतलब है 1 रेवोल्यूशन है,
है ना। 1 मीटर है, इसका मतलब है 1 रेवोल्यूशन है, क्योंकि देखो जब मैंने इस टायर को काटा ना तो वो 1 मीटर का टायर आया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 मीटर का टायर आया, तो इसका मतलब है 1 और मीटर आ गया, इसका मतलब है 1 और मीटर आ गया, तो रेवोल्यूशन कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। इसको एक एक लिखो, ये 3 गलत लिख रहा हूं मैं, तो तीनों को ऐड करा तो 3 रेवोल्यूशन, यानी 3 मीटर में टायर 3 बार घूमेगा। मेरे पास 99 मीटर है, पर ये तो नहीं पता मुझे कि यार ये टायर कितने मीटर का है। इस टायर को मैं अगर काटूं तो कितने मीटर का बनेगा, तो इसको ये पता करते हैं। ये पता करने के लिए हम सरकमफेरेंस पता कर लेते हैं। सर्कल में होता है टायर, सर्कुलर फॉर्म होती है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, यही है ना। इससे पता चल जाएगा कि टायर का ये कितना है, ये कितना है, ठीक है। तो सी लिख रहा हूं अब मैं, तो 2 और 3.142 और आर कितना था, ये सरकमफेरेंस ऑफ टायर निकल रहा है। तो ये आ रहा है 1.822 मीटर। अब इससे ये पता चल गया कि सरकमफेरेंस ऑफ टायर है 1.822 मीटर। अगर मैं 99 को डिवाइड कर दूं 1.822 मीटर तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल रेवोल्यूशन कितनी हुई। सही है, टोटल रेवोल्यूशन कितनी हुई, तो रेवोल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, यानी टायर टन कितना हुआ, रेवोल्यूशन। थोड़ा सा आपको ना इसको मैथ लगानी पड़ेगी, जब जाके आपको ये क्लियर होगा। मैं अभी और क्लियर करता हूँ। 99 डिवाइडेड बाय 1.822, तो रेवोल्यूशन कितनी आ रही है, 99 डिवाइडेड बाय 1.822, 9 नहीं 8, तो 54.33। देखो मुझे पता चल गया सरकमफेरेंस इतना है, सरकमफेरेंस इतना है, यानी जब टायर एक बार पूरी तरह घूमेगा तो इतना मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, मुझे ये पता चल गया। देखो जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो और मैं समझता हूं कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। आपके पास सरकमफेरेंस कितना है, समझो ये टायर जो है वो 1.822 मीटर का है, यानी इतना इसकी लेंथ, ये इस बेसिकली इसकी लेंथ है। इस लेंथ को मैंने यूं काटा और ऐसे कर दिया 1.822। ठीक है, तो अब मैं चेक कर रहा हूं कि मेरे पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मेरे पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मेरे पास कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जितना भी डिस्टेंस टोटल मेरे कवर किया है मैंने वो इसको इससे डिवाइड करा दिया 1.822, तो मुझे ये पता चल गया कि रेवोल्यूशन कितनी आई होंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बस यही समझाना था कि मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल गया। बेसिकली टायर घूम के ही डिस्टेंस कवर हुआ ना, तो मैंने पता कर लिया कि यार मेरे पास टायर कितने का है, मेरे पास ये टायर कितने का है। इस टायर को मैंने काट के यूं सीधा कर लिया, फिर उस सीधे को मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई करता गया। जितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, समझ लो 99 कवर हुआ है ना, तो इसी तरह मैं इसको ऐड करता गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार कितनी रेवोल्यूशन आएंगी। मैं ऐसे एक एक करके काउंट करता रहूँगा। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान हो जाता है, ये कह दो कि भाई जितना भी मीटर कवर किया है सरकमफेरेंस से डिवाइड करा दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। टायर को काट के चेक करना पड़ता है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, हाँ 54.33। एक और चीज़ भी मांगी थी, एंगुलर वेलोसिटी मांगी थी ना फॉर ओमेगा। अब ये ओमेगा इतनी आसानी से तो निकल के आएगा नहीं। इस ओमेगा के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ही एंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। ये देखो ए अल्फा हो जाता है, ओमेगा आई तो जीरो है क्योंकि वी आई जीरो होगा। सही है, अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर होता है ए आर ए, नहीं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, इससे आपको अल्फा निकल आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए आर। तो अल्फा क्या आ रहा है आपके पास, ए कितना है 2.44, आर कितना है 0.29। टू पॉइंट फोर फोर डिवाइडेड बाय 0.29, तो 8.413 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये मेरा अल्फा आ गया। अब इस अल्फा को मैं यहाँ पुट करता हूँ, वी एफ ओमेगा एफ आ जाएगा। ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, तो जीरो लिख दिया। अल्फा कितना आया? 8.413 और टाइम कितना दिया हुआ था? 9 सेकंड। तो ओमेगा एफ आ जाएगा। देखो अल्फा को जस्ट टाइम से मल्टीप्लाई कराना है। थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल लेंथी था। 75.717 रेडियन पर सही है, सही आ रहा है। और अगर इसमें भी रेवोल्यूशन निकालनी है तो 2 पाई को डिवाइड करा देना, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बस ये टायर वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी तो मसला नहीं है मुझे। चलो, इतनी देर में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हुए, क्योंकि ये वाला जो न्यूमेरिकल था ना वो काफ़ी लेंदी था। न्यूमेरिकल नंबर 3, एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज़ अ रेडियस। समझो एक, मतलब एक ग्राइंड स्टोन है, मतलब धार लगाने वाला पत्थर कह लो एक तरह से, ये वही होता है। तो इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? गिवन डेटा और टू फाइंड। रेडियस इसका दे दिया आपको 7.5 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करा दो तो ये कितना आ जाएगा? 0.075 मीटर। रेवोल्यूशन पर मिनट दे दिया, यानी आपको साथ ही साथ इन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। मैं ऐसे फ्रीक्वेंसी लिख लो, ये लिख लो, ओमेगा लिख लो या एफ लिख लो, एक ही बात है। अब ये घूम कितने टाइम रहा ये तो आप समझ गए ना, ये तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है ना। पर हम सेकंड में रख के कैलकुलेट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 6, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 680,678 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब करके देखते हैं ज़रा। ये तो थोड़ा सा लगता रहा था। अच्छा, 2 पाई भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 2 पाई भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 2 पाई मल्टीप्लाई करा दो। हाँ अब सही आ रहा है। 2 पाई मल्टीप्लाई कराओगे तो ये चीज़ आएगी। तो इस तरह फिर ये फ्रीक्वेंसी है, और अब ये जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझो, पहले जो दी हुई थी वो फ्रीक्वेंसी थी, सही है। जब आपने उसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई कराया ना, 2 पाई मल्टीप्लाई कराने के बाद वो आपके पास क्या आ गई? 2 पाई मल्टीप्लाई करने की वजह से वो आपके पास हो गई एंगुलर वेलोसिटी, सही है। पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या क्या है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिख लो, फिर ये इस तरह हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बतानी है, एच पर बतानी है, एट इट्स एच यानी कोने ही होता है ना, कोने पे बतानी है। एंड व्हाट इज द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड भी बतानी है, वी भी बतानी है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और
एंगुलर वेलोसिटी का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। ये हमने ड्राइव भी किया था, आपको याद हो तो आर कितना दिया हुआ है 0.05775 और ओमेगा कितना दिया हुआ है 680.76 AC आ जाएगा। तो 0.075 मल्टीप्लाई 680, तो ये आ गया 51.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो कि गलत आया है, उसकी वजह ये है कि स्क्वायर नहीं लगाया। अब सही आ रहा है। तो ये आंसर आपका गलत आ रहा है क्योंकि स्क्वायर नहीं लगाया था। तो ये आ रहा है आपके पास 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब सही है, सही है, समझ आ गया। अब इसी के साथ साथ उन्होंने एंगुलर लीनियर वेलोसिटी भी मांगी थी। तो ये तो सिंपल है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है 0.075 और ओमेगा क्या है 680.87। तो ये भी आ जाएगा 0.075 मल्टीप्लाई 680 तो 51 पॉइंट, ये सही आया। यानी उस वक्त मैंने वो निकाल लिया था मीटर पर सेकेंड। हाँ ये सही है ये। अच्छा 4 करते हैं। A satellite is orbiting the earth with an orbital velocity। देखो ये अर्थ है, इसके ऑर्बिट में एक सैटेलाइट मौजूद है। इस तरह से होती है सैटेलाइट, ठीक है। तो वो उसके ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रही है, ऑर्बिट यानी घूम रही है, ठीक है। अच्छा अब किस स्पीड से घूम रही है, गिवन डेटा देख लो और टू फाइंड देख लो। तो v इज इक्वल टू 3200 मीटर पर सेकेंड। मांगा क्या है, रेडियस मांगा, व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस कितना है, मतलब ये डिस्टेंस मांग रहे हैं वो बेसिकली। अच्छा तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है कि ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी लग सकता है, तो जी एम अपॉन आर, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड आपको गिवन कर दी है, मास ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है, वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो देखो स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर लगा दो ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं बल्कि ऐसे कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, तो r इधर आ जाएगा। तो जी एम और v का स्क्वायर, g क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 और 2320 का स्क्वायर। एक और भी जीरो है, एक और भी जीरो, ठीक है। इसको कर लो, आंसर आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय, तो ये जो रेडियस आ रहा है आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर का आ रहा है। इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल है। बिल्कुल सही है, ज़्यादा मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 9 हो जाएगा। अच्छा अब पांचवा करते हैं, अब पांचवा न्यूमेरिकल करते हैं और पांचवें न्यूमेरिकल में देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। पांचवा, अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ, एक सैटेलाइट है, देखो ये एक अर्थ है,
अर्थ का पता है आपको, ऑर्बिट होता है। अब एक सैटेलाइट है, वो चाहती है कि वो अर्थ के ऑर्बिट में जाकर ऑर्बिट करे, यानी घूमे। हम भी यही चाहते हैं ना कि अर्थ के ऑर्बिट से निकल जाए सैटेलाइट और अर्थ के ऑर्बिट में चले जाए, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल जाए सैटेलाइट और अर्थ के ऑर्बिट में चली जाए। तो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं अर्थ के ऑर्बिट की और एटमॉस्फेयर की। अच्छा, अब कितने हाइट पे कितना जाना है? 100 किलोमीटर पे जाना है। कितने हाइट पे जाना चाहती है? 100 किलोमीटर पे। 100 किलोमीटर काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर है, याद रखना, 100 मीटर नहीं है। 100 मीटर तो बहुत कम हो जाएगा। अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के सरफेस से होगा, यानी रेडियस जो है ना, रेडियस ऑफ अर्थ अभी शामिल नहीं है। याद रखना, रेडियस ऑफ अर्थ शामिल नहीं है, ये डिस्टेंस सिर्फ सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक का है। डिटरमाइन द स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करो कि उधर स्पीड कितनी होगी। बेशक ऑर्बिटल स्पीड होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, जो कि मैं ऐसे ओ लिख रहा हूँ ताकि समझ जाना ऑर्बिटल है। और उसके अलावा क्या मांग रहे हैं? एक्सेलरेशन भी मांग रहे हैं, एक्सेलरेशन कितनी होगी। टाइम पीरियड भी मांग रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब कितना टाइम लेगा एक ऑर्बिट कंप्लीट होने में। मिला सिर्फ एच है, बाकी कांस्टेंट है इसलिए नहीं दिया उन्होंने। सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, अभी मैंने फिर आपको बताया था इसके अंदर रेडियस ऑफ अर्थ शामिल नहीं है, जो कि सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक होता है, तो वो आपने ऐड करना पड़ेगा। तो आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आर प्लस एच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, सरफेस से लेकर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, लेकिन आपने लेना होता है सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। अभी आपको कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है? अभी आपको ये वाला दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, जबकि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इतना वाला डिस्टेंस आपने ऐड करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस ऐड, तो ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा आपके पास आर, तो ये ऐड कर दो, तो ये 6 कितना होता है? 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और प्लस 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। यही लिख देता हूँ, एक मिनट यार। और याद रखना ये ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आंसर थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपके पास 47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। चलो अब निकालते हैं v। तो यही फॉर्मूला रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा ना। सिक्स 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 और 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 और 6.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये लो, भी आ जाएगी, सही भी आ जाएगी। 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.47 एक्सपोनेंट 6। 786.47 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से वो ऑर्बिट करेगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा सॉरी, वो -11 की जगह सिर्फ 11 लिख दिया। हाँ, मैं भी बोली इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है, सिर्फ ये हिस्सा आएगा, ये नहीं आएगा, बल्कि ये भी थोड़ा सही होगा। असल में वो इतनी बड़ी वैल्यू इसलिए आई क्योंकि वो मैं या माइनस की जगह मैंने प्लस लगा दिया, कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई। इतनी तो स्पीड होगी तो फिर तो राख हो जाएगा जल के। हाँ ये सही है, ये निकालना था। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी तो a v²/r। तो v कितना? 7.8 स्क्वायर। ठीक है, r क्या है?
आर की वैल्यू है 6.47 मल्टीप्लाई 10⁶। तो 7864.77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.47 एक्सपोनेंट 6, तो 9.56 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जितनी आ रही है वैल्यू, हाँ इतनी आनी चाहिए थी। अच्छा टाइम पीरियड भी निकालना है। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला याद है, मास ऑफ अर्थ निकाला था, उसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ था। तो मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लिखो, m इज इक्वल टू, फॉर टाइम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, m इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय gt का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था मास ऑफ अर्थ, याद करो। आपको पहले इसकी डेरिवेशन भी कराई जाती थी, लेकिन शायद अब हट गई है आपके लिए, मतलब पुराने बच्चों को पढ़ाया गया, अब इसकी डेरिवेशन हट गई है शायद। तो t के स्क्वायर को इधर ले आओ, 4 पाई का स्क्वायर r का क्यूब gm, वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन करो। तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, 3.142 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, और रेडियस 6 रेडियस वही वाला रखना जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ नहीं रख देना, क्यूब जरूर लगा लेना। g 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, और m मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। सबको एक साथ कैलकुलेट करो, स्क्वायर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3.142 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 6.47 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय, और क्यूब ज़रूर लगा लेना वरना आंसर गलत आएगा। 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24, तो आंसर आपका आ रहा है 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻7। नहीं गलत आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने एक जगह स्क्वायर, गलत आ रहा है बच्चों, जबकि फॉर्मूला सही लगाया हुआ फिर भी गलत आ रहा है। नहीं बल्कि सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब इसके ऊपर ज़रा स्क्वायर लगा के देखो, स्क्वायर रूट लगा के देखो। रुको एक मिनट, हाँ सही आ रहा है, बस स्क्वायर रूट नहीं लगाया था मैंने, ये सही है। 5066, इसको आर में कर लेना खुद ही। आर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर में करने के लिए इसको डिवाइड कराना पड़ेगा 3600 से। एक मिनट ज़रा मैं आर में करके देखता हूँ। हाँ तो आर में आ रहा है 1.14 आवर्स, सेकंड में ये आ रहा है, आवर्स में ये आ रहा है, यानी 1 घंटा 40 सेकंड, नहीं 1 घंटा 1.4 आवर, 1.4 आवर लगेंगे उसको पूरा ऑर्बिट घूमने में, इस सैटेलाइट को। मतलब यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से वापस यहाँ तक आने में उसे 1.4 1.5 घंटा लगेगा तकरीबन। चलो अब फर्दर न्यूमेरिकल्स करते हैं और फर्दर अपनी स्टडी को आगे चलाते हैं। सही, आई होप यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब जो है अपना छठा न्यूमेरिकल करते हैं और फर्दर चीज़ों को आगे मूव कराते हैं, ठीक है। अब देखो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपने ना इन्हें अच्छी तरीके से क्या करना है, इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना है। अच्छा मैं आपसे ना यहाँ पर एक बात कहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना, मतलब कभी कोई गलती कर देते हैं ना चीज़ों में तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा, अब हम क्या करें। यानी अगर उनसे कोई गलती हो जाए ना तो वो ये समझ लेते हैं कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहे पढ़ाई में हो या ज़िंदगी में। तो देखो यार अगर गलती कभी हो जाए ना, सबसे पहले तो शर्मिंदा होना चाहिए, नो डाउट। थोड़ा अपने ऊपर गिल्ट होनी चाहिए, थोड़ी क्या ज़्यादा गिल्ट होनी चाहिए कि ऐसी गलती मुझसे हुई क्यों, ठीक है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा अब क्या करना है, परेशान होकर बैठे रहना है, टेंशन लेनी है नहीं, गलती हो गई
आप एक कोशिश कर लो कि ज़िंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलती दोबारा की आपने तो इसका मतलब है आप जानबूझ के कर रहे हो और वो जुर्म है। गलती हो गई है, दोबारा वो गलती ना करो, और उस पर जो है ना फिर शर्मिंदगी और माफ़ी रहनी चाहिए, ताकि फिर आप आगे ज़िंदगी में बढ़ो। अक्सर मुझसे ये पूछा जा रहा होता है तो मैं फिर उन्हें बताता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा कर लिया करो ताकि फिर आगे बढ़ सको। और पढ़ते रहो, ज़िंदगी में पढ़ाई करते रहो, तालीम हासिल करोगे तो एक ना एक दिन आगे ज़रूर बढ़ जाओगे। और नॉलेज जब आपके पास होगी ना तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ आपको चीज़ें आ रही हैं। चलो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। आसान है लेकिन जस्ट वर्डिंग में थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अ थिन डिस्क विथ अ डायमीटर, देखो डिस्क है, ये एक डिस्क आ गई। अब इस डिस्क का डायमीटर आपको गिवन कर दिया गया है, तो गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। अच्छा, डायमीटर कितना दिया गया है आपको? डिस्क का डायमीटर दिया गया है डी, जो लिख रहा हूँ वो डायमीटर के लिए लिख रहा हूँ, और सब्सक्रिप्ट में जो डी लिख रहा हूँ वो डिस्क के लिए लिख रहा हूँ, तो 0.3 मीटर का लिखा है। एंड टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई 0.45 kg मीटर का स्क्वायर। अच्छा, इस रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास देयर आर 3 रॉक विथ मासेस। आपके पास 3 रॉक्स हैं जिनके मास हैं। इसको थोड़ा ना समझो, क्योंकि देखो ये समझोगे नहीं बात समझ नहीं आएगी। देखो सबसे पहले कह रहे हैं अ थिन डिस्क, एक पतली सी आपके पास डिस्क है जिसका डायमीटर मैंने लिख लिया 0.3 मीटर का। एंड अ टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इतना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास पर घूम रही है, समझ लो यहाँ पर ये घूम रही है। देयर आर 3 रॉक विथ मास, हमारे पास 3 पत्थर हैं, रॉक हैं, पत्थर हैं, मास उनका है, तीनों का मास कितना है? मास ऑफ रॉक कितना है? 0.2 kg के हैं। आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क, और ये डिस्क पे लग गए हैं। फाइंड द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये डिस्क पे लगने के बाद जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो बताना है। बेसिकली आई टी लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। अब देखो टोटल तो ऐसे ही आएगा ना, जो ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो रॉक की वजह से आ रहा है, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो आई टी इज इक्वल टू आई रॉक प्लस 3i, ठीक है। अच्छा, अब आई रॉक निकालना है हमें, क्योंकि हमारे पास आई रॉक नहीं है, ये रॉक वाला है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा m, जो रॉक का मास होगा, प्लस r डिस्क, क्योंकि डिस्क पर है वो रॉक, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो m तो हमें गिवन है, वो कितना है? 0.2, और डायमीटर को 2 से डिवाइड करा दो, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकाल लो, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो 0.0045, ये आपका आ गया kg मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दो आई टोटल में, फॉर आई टी। आई, ये आई डिस्क है, ये आई रॉक नहीं है, आई डिस्क है, मैंने रॉक लिख दिया गलती से इसे, ठीक है। तो आई डिस्क आपको गिवन था, आई डिस्क कितना गिवन था? 0.45, और 3 मल्टीप्लाई करा दो, और आई रॉक कितना निकाला आपने? आई रॉक निकाला 0.0045। अब इन तीनों को एक साथ करके लिख दो, 0.45 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.005, तो ये आ रहा है 0.4635 kg मीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आई रॉक के लिए था, लेकिन वो डिस्क पे थे तो इसलिए डिस्क भी आया। अच्छा, व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग, वही बैंकिंग वाला सवाल है कि कितना आप कर्व बनाओगे कि गाड़ी पिछले बगैर गुजर जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7, तो आइडियल बैंकिंग एंगल फॉर
जेंटल टर्न यानी गाड़ी पिछले नहीं, आराम से गुजर जाए। कहते हैं ना जेंटलमैन बनो, यानी अच्छे इंसान बनो, आराम से जिंदगी जियो। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड। तो रेडियस कितना रखना होगा हमने, 1.20 किलोमीटर। अब देखो इसको कर लो इस तरह से, ये मीटर में आ जाएगा। ऑन अ हाईवे, अच्छा स्पीड कितनी होनी चाहिए, 05 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके साथ मैंने कर दिया 1000 को मल्टीप्लाई, 3600 को डिवाइड, तो ये आर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू आ रही है 105 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ रही है, ये स्पीड है यार, ये वी लिखना है, आर क्यों लिख रहा हूँ, 9166 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड आ गई। अच्छा अब निकालना हमें एंगल है, क्योंकि कर्व बोला है तो वो एंगल निकालने का कहना है बेसिकली। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, कर्व के लिए हमने यही फॉर्मूला लगाया था ना। तो थीटा निकालना है तो tan इनवर्स हो जाएगा इधर आके। v कितना दिया हुआ, 29 का स्क्वायर, 29.166 का स्क्वायर, और 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻³ और g 9.8। शिफ्ट दबा के करना, तो 29.166 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.20 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 9.8। तो एंगल जो रखना होगा वो 4.140 का रखना होगा अपने डिग्री का। सही समझ में आया? आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी इसकी। चलो अब न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। 7 हो गया, 8 है। आपके पास एक कार है जिसका मास है, गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। अब 1500 kg कार, मास कितना है 1500 kg यानी 1500 kg। मूविंग ऑन अ फ्लैट, यानी वो गाड़ी है आपकी और वो एक फ्लैट सरफेस पे मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे मूव कर रही है आपकी गाड़ी, हॉरिजॉन्टल रोड है और नेगोशिएट अ कर्व। अब कितना कर्व रखना पड़ेगा हमें ये बताना है। इसमें ना डायग्राम भी थी, वो डायग्राम नहीं है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्व इज, रेडियस कितना दिया हुआ कर्व का, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला किया है, उसी फॉर्मूले नहीं, उसी की तरह का है। अच्छा रेडियस कितना दे दिया 35 मीटर, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू दे दिया आपको, वो कितना दिया हुआ है 0.523, यूनिट नहीं होता इसका कोई। एंड ट्राइस एंड ड्राई पेवेंट, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार कैन हैव एंड स्टिल मेक द टर्न। देखो यहाँ पर आपने वही बताना है कि किस मैक्सिमम स्पीड पे हम आएँ कि हमारी गाड़ी आसानी से टर्न कर जाए। अब कोई एंगल वगैरह नहीं है, अब इसी की मदद से आपने वो स्पीड निकालनी है कि जिससे हमारी गाड़ी जो है वो ईजीली टर्न कर जाए और मुड़कर फिसले नहीं। सही है, मतलब वो स्पीड निकालनी है कि जिससे हम अपनी गाड़ी में आएँ और गाड़ी आसानी से टर्न हो जाए और पलटी ना करे। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो फ्रिक्शन तो म्यू एम जी आ गया और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है, तो आर म्यू जी और एम से एम कैंसिल हो गया, आर म्यू जी इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ 35 और म्यू कितना दिया हुआ 0.523 और 9.8।
35 मल्टीप्लाई 0.523 मल्टीप्लाई 9.8, तो 180.41 स्क्वायर रूट लगा दो क्योंकि हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। v इज इक्वल टू 180.41, तो 13.43 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल वन। इस स्पीड से आओगे ना तो आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं, आराम से मूव कर जाएगी कर्व के ऊपर। इससे कम पे गए तो गाड़ी आपकी पलटने का खतरा रहेगा। चलो अब 9 करते हैं, आसान है न्यूमेरिकल नंबर 9। देखो आपके साथ चल रहा होगा, जरा समझो। अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स शो इन फिगर, एक सिस्टम है जिसमें पॉइंट्स हैं वो फिगर में आए हुए हैं। ईच पार्टिकल, समझ लो 3 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ है, एक पार्टिकल ये रहा, फिर एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा। ये 50 मीटर पर है, ये 20 सेंटीमीटर पर है और ये 40 मीटर पर है इस सेंटर से। अच्छा, तीनों पार्टिकल, इसका मास, इसका मास, इसका मास सेम है। गिवन डेटा लिखो और 2 फाइंड लिखो, और वो मास कितना है, m इज इक्वल टू 0.3 kg का। दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन्स, और सेम प्लेन में मौजूद है, यानी एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू, देखो सेम प्लेन में है तो सेम प्लेन में होने की वजह से क्या होगा, एक ही फॉर्मूला लगेगा, m i r i स्क्वायर से ये फॉर्मूला लग गया। अब देखो मास सेम है तो वो मास तो बाहर आ जाएगा समीशन से, तो ये हो गया m समीशन r i का स्क्वायर। अब समीशन खोलो, समीशन क्या करता है, ऐड करा देता है r1 प्लस r2 प्लस r3। देखो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, ये r3 हो गया। अब तीनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो m से, तो i आ गया, m कितना है 0.3 और 50 प्लस यह आएगा सेंटीमीटर में। बल्कि एक काम करो, इनको ना सेंटीमीटर से मीटर में ले आओ, 100 डिवाइड करते रहो, तो 50 से 100 डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.5 और स्क्वायर प्लस स्क्वायर भी आएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, 0.3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो 0.135 kg और मीटर का स्क्वायर। सही है। चलो अब फर्दर करते हैं। अब हमारे 2 न्यूमेरिकल हैं जिसमें से मैं एक शायद आपको करने के लिए दूं, ठीक है, बाकी एक मैं कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आप कर लो। मैं इसका सोल्यूशन चला दूंगा, पर सोल्यूशन मैं उसका चला दूंगा ताकि आप लोग उसे देख लेना अच्छी तरीके से। वैसे तो मैं सोचा था आखिरी के 2 न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर दूं क्योंकि हम इस जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, लेकिन फिर मैंने कहा मैं करा देता हूँ कि पीछे भी तो मैं आपको पढ़ाई के ही आया हूँ ना सारे के सारे न्यूमेरिकल, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, अब आपने न्यूमेरिकल नंबर 10, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। आपने सिंपल एंगुलर मोमेंटम बताओ, कोई आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। गिवन डेटा 17 न्यूमेरिकल हमने किया और 2 फाइन। आपने एंगुलर मोमेंटम एल बताना है, एंगुलर मोमेंटम एल बताना है, ठीक है। अच्छा, मास कितना मौजूद है आपके पास 2.9 kg का। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील पता है क्या होता है, इस तरह का जो व्हील होता है जिससे ग्राइंड कर रहे होते हैं, चीज़ों को काट रहे होते हैं, देखा होगा ना वो मशीन चलाते हैं और चीज़ों को काटते हैं, लोहा वगैरह, उसी को ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। इस तरह के उसके नोकें निकली हुई होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल बारीक बारीक से निकली हुई होती हैं ताकि वो ग्राइंड कर सके चीज़ों को। अच्छा, अब इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है 100 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा आपके पास 0.2 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी रोटेट यानी एंगुलर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है
1500 RPM। अच्छा, अब मुझे इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय m है तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो याद रखना, फ्रीक्वेंसी से एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आपको 2 पाई मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। क्योंकि ना ये देखो ना, ऐसे फॉर्मूला होता है ना, तो अगर 2 पाई मल्टीप्लाई करा दोगे फ्रीक्वेंसी के साथ तो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। तो ये आएगी 162.32 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और टॉर्क भी निकालना है, तो गिवन डेटा में टॉर्क भी शामिल कर लो। अच्छा, सबसे पहले हम, और टाइम हमारे को दे दिया है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 60 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखो, एंगुलर मोमेंटम निकालने का तो यही फॉर्मूला है ना। अब सिलेंड्रिकल शेप कहाँ है? सिलेंड्रिकल शेप के लिए मैंने कहा था ना, आई का फॉर्मूला हर जगह अलग अलग होगा, तो यहाँ है 1/2 mr² और ओमेगा, तो 1/2 0.5, m कितना दिया हुआ है 2.9 और r कितना दिया हुआ है 0.2 का स्क्वायर, और ओमेगा कितना दिया हुआ है 162.32, तो ये L आ जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 162.32, तो आ रहा है 9.414 kg मीटर स्क्वायर। चलो ये तो बिल्कुल सही आ गया। अब टॉर्क निकालते हैं। भाई देखो, टॉर्क का एक डेफिनेशन ये भी है ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, पढ़ा है ना, और इसकी डेरिवेशन भी ड्राइव की होगी। तो एल एफ माइनस एल आई, देखो भाई ये डेल्टा एल का मतलब तो यही है ना, एल एफ माइनस एल आई। तो एल एफ कितना दिया हुआ है आपको, सॉरी एल आई कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना ये एल आई है, तो ये है 9.414 माइनस एल आई आपको 0 दिया हुआ है। नहीं, एक चीज़ हमसे गलती हो रही है, एल आई, ये एल आई है असल में ना, ये एल आई है, तो एल एफ 0 है। अब सही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.414 डिवाइडेड बाय 6, तो 1.569 न्यूटन मीटर। अगर राउंड ऑफ कर दूं तो ये 7 हो जाएगा, 9 आगे कैरी, 7 को आगे राउंड ऑफ कर दूं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है। अच्छा, अब देखो लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो मैं चला रहा हूँ, मैं वो पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं उसका आंसर चला रहा हूँ, वो आप देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं चला रहा हूँ। तो डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे अर्थ का एंगुलर मोमेंटम पता करना है। टाइम देख लेना, अगर मेरे पास टाइम हो तो शायद करा दूँ मैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, वरना मैं आपको करा देता, ठीक है। तो ये वाला आप खुद से भी कर सकते हो, बस आपने सोल्यूशन में इसका पूरा चला रहा हूँ आपके सामने, बराबर में चल रहा है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ना समझ में पूछ लेना। वैसे तो मैंने 17 न्यूमेरिकल कराए, सिर्फ एक होमवर्क दिया है आपको, क्योंकि इसमें थे 18, 11 उसमें थे और बाकी 7, और बाकी सारे बड़े बड़े थे। अगर छोटे होते तो बहुत मुश्किल भी नहीं होता। तो आई होप यहीं तक रखते हैं, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको फिर कहूँगा, देखो परेशानियाँ आ जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उससे परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर परेशान हो रहे हो ना, किसी को पता ना लगने पाए आप परेशान हो, अपनी मिजाज में जो है वो संजीदगी लाओ, पुख्तगी लाओ, अच्छी तरह काम करो, चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज करो, इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और कभी भी डरो मत, इतना मत डरो चीज़ों को लेके, और ज़्यादा ख्यालों से बचो कि यार अगर मैं, जैसे एक बंदा था वो ये सोचता था यार अगर मैं बाइक चलाऊँगा तो कहीं खुदा ना खास्ता मेरे टायर पंचर ना हो जाए, कहीं मेरे बाइक का इंजन ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ तो पीछे से कोई हिट कर दे, कहीं ऐसा ना हो कोई रॉन्ग वे आके मुझे ठोक दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सर पे आके कुछ गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कहीं डोर फिर जाए, कहीं ऐसा ना हो यार कि मुझे जो है वो कोई ट्रक से मैं टकरा जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो यार कोई बच्चा सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई और सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो यार ब्रेक ना लगे। यार वो सोचते ही रहता था, सोचते ही रहता था, सोचते ही रहता था, सोचते ही रहता था, वो परेशान हो जाता था।
तो इससे अच्छा ये है कि सोचो मत, कम सोचो। देखो जो चीज़ होनी है वो तो होके रहेगी, ठीक है, आपके सोचने से चीज़ ख़त्म तो नहीं हो जानी ना। हाँ, सोचना ज़रूरी है मगर एक हद तक ज़रूरी है। लिमिट से जब क्रॉस करोगे ना, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पर आपने आधा घंटा सोचा, बहुत अच्छी बात है, आधा घंटा सोचने के बाद आपको सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस और चीज़ें पता चल गई, लेकिन आपने उसी चीज़ को 1 साल तक सोच लिया, फिर पागल हो जाओगे। ज़्यादा मत सोचा करो, अपने ऊपर यकीन रखा करो और अच्छी तरह से मेहनत किया करो। मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाब होगे। चलो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।